तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग हवा, आंधी, तूफान अध्याय 7 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो अध्याय है जो बच्चों हवा, आंधी, तूफान, इसका जो पाठ का सार है यानी संक्षेप है जो हम इसमें सीखेंगे या पढ़ेंगे, वह यह पाठ एक सार को मैंने लिखा है कि हमें इसमें क्या पढ़ना और क्या सीखना है। तो सबसे पहली जो बात है, वायु हमारे चारों तरफ पाई जाती है, मतलब कि हमारे चारों तरफ बच्चों वायु है। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। तो देखिए हवा और वायु में क्या फर्क होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो वायु जो होती है वह हमारे चारों तरफ पाई जाती है और उस वायु में अनेक तरह के गैस होते हैं, गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की गैस जो है हमारे वायु में पाई जाती है, जो चारों तरफ पाई जाती है। गतिशील वायु मतलब वायु जब एक जगह से दूसरे जगह गति करती है, चलती है, तो हम उसे हवा कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वायु दाब डालती है। ठीक है, मतलब वायु का जो है दाब होता है। वायु दाब अब किसे कहते हैं? वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है उसे वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप कहें कि वायु दाब का उदाहरण क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक किसी पेड़ के अगर पत्ते हिल रहे हैं, तो वो पत्ता क्यों हिलता है? वायु के चलने से। यानी जब वायु चलती है, हवा चलती है या हवा बहती है, तो उस हवा का, उस वायु का दाब से वह पेड़ की पत्तियां हिलती हैं। ठीक है, तो यह वायु दाब का एक छोटा सा उदाहरण हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है वायु गर्म होने पर फैलती है। क्या होता है बच्चों? जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वह फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गर्म वायु ऊपर उठती है। क्या होता है बच्चों? गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत मतलब उसके कंपेयर में ठंडी वायु की प्रवृत्ति जो होती है वह पृथ्वी की ओर आने की होती है, मतलब वह नीचे आती है, पृथ्वी के पास आती है, मतलब वह नीचे आती है। और गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। हवा का वेग मतलब उसका जो वेग है वह, अगर हवा तेज बहती है तो क्या होता है बच्चों कि जब हवा तेज बहती है तो जहां पर हवा तेज बहती है वहां का जो वायु का जो दाब होता है वह कम होता है। ठीक है, यानी कि वह घटता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वायु हमारे चारों ओर है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। गतिशील वायु हवा कहलाती है। आप किस आधार पर कहते हैं कि वायु गतिशील है? मतलब आप कैसे ये कह सकते हैं बच्चों कि वायु गतिशील है? गतिशील मतलब एक तरफ, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। हवा कभी धीरे चलती है तो कभी तेज, कभी पूरब से चलती है तो कभी पश्चिम से, कभी पश्चिम से पूरब। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप साइकिल चलाकर विद्यालय आते हैं, जिस दिन हवा आपके आने की विपरीत दिशा में चल रही होती है उससे आपको कोई कठिनाई महसूस होती है? पतंग उड़ाने में आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है या नहीं? आइए हम सभी इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। तो बच्चों जो हमने ये पाठ का जो सार है वह ये जो मैंने आपको जो बताया, यही हम जब पूरा पाठ पढ़ लेंगे तो यही हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि वायु जब चलती है तो वह हवा कहलाती है, वायु दाब डालती है, गर्म हवा फैलती है, ठंड हवा सिकुड़ती है और गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस पुस्तक में इस अध्याय के कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। ठीक है, उस क्रियाकलाप को हम विद्यालय में ही करके बच्चों को बता सकते कि इस क्रियाकलाप को करने से कैसे यह होता है, और इस क्रियाकलाप को आप घर में भी कर सकते हैं। तो जो ये देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है, जो ये क्रियाकलाप है उसमें क्या करना है बच्चों? क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है और किसी बर्तन में, बाल्टी में ठंडा पानी, हमें भरी बाल्टी क्या करना है बच्चों? ठंडा पानी लेना है। अब क्या करना है बच्चों? प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी लगभग आधा लीजिए। तो एक प्लास्टिक की बोतल है जिसमें हम आधा
गर्म पानी लेंगे। ठीक है, बोतल की ढक्कन को कसकर बंद करेंगे। गर्म पानी लेने के बाद क्या करना है बच्चों, बोतल की ढक्कन को बंद कर देना है। अब इस बोतल को ठंडे वाले जो पानी बर्तन, जो बाल्टी है उसमें जो ठंडा पानी हमने लिया उस बोतल को हम डाल देंगे जिसमें गर्म पानी है। अब हम देखेंगे बाद में कि क्या बोतल के आकार में कोई परिवर्तन आया। तो बच्चों इस क्रियाकलाप को जब आप करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद देखिए जो बोतल का आकार है यह बोतल जो है वह पिचक जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बोतल पिचक जाएगी। अब ये बोतल क्यों पिचकती है, क्योंकि वायु के दाब से पिचकती है। क्यों पिचकती है बच्चों, वायु का दाब पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु का दाब इस बोतल पर कैसे पड़ता है और यह क्यों पिचकती है। आप जानते हैं कि जल गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होता है। देखिए बच्चों, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से वाष्प, जिसे हम भाप कहते हैं, भाप निकलता है। ठीक है, वाष्प ठंडा होने पर जब जल में संघनित होता है, फिर वह वाष्प जो भाप होता है जब वो ठंडा होता है बच्चों तो वह फिर पानी में बदल जाता है। संघनित मतलब कंडेंस हो जाता है, वो पानी में चला जाता है। बोतल के अंदर की वाष्प जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है। तो जब हम पानी को गर्म करके बोतल में डालते हैं तो वो भाप बन जाता है और उसमें वायु रहता है। लेकिन जब वो भाप ठंडा होकर पानी में चला जाता है तो जो वायु की जो मात्रा है क्या होती है बच्चों, बोतल में कम हो जाती है। अतः बोतल के भीतर का दाब बोतल के बाहर के दाब से कम हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जो बाहर बोतल की जो बाहर दाब है वह ज्यादा होता है और बोतल की जो अंदर दाब है वो वाष्प के ठंडा होने से, भाप के ठंडा होने से वायु कम हो जाती है और वायु का दाब कम हो जाता है। और दाब का जब ये अंतर होता है, बाहर ज्यादा अंदर कम, इसी कारण से क्या होता है बच्चों, बोतल जो है वह पिचक जाती है। क्या होता है बच्चों, बोतल पिचक जाती है। तो यह गतिविधि पे हम ये कह सकते हैं कि वायु जो है बच्चों वह दाब डालती है। वायु क्या करती है बच्चों, दाब डालती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप आपस में ये हमने सीखा बच्चों कि दाब के अंतर के कारण क्या होता है, बोतल पिचक जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वहां पे तालिका दी हुई है, वायु दाब डालती है से संबंधित गतिविधि या अनुभव। तो वायु दाब डालती, इसका 4 उदाहरण यहाँ पे देने को कहा गया है। तो पहला उदाहरण आप लिख सकते बच्चों, पेड़ की पत्तियों का हिलना। पेड़ की जो पत्तियां हिलती है वो वायु के दाब की वजह से ही हिलती हैं। सड़कों पर लगे बैनर का उड़ना, सड़क पे जो बैनर वगैरह लगे रहते हैं, कुछ जो चिपके रहते हैं पोस्टर, अगर वो उखड़े रहते हैं तो हवा के कारण उड़ते हैं। नली द्वारा ठंडे पेय पदार्थ पीना, जब हम किसी ठंडे कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं और जिस पाइप से हम उसको जब पीते हैं तो हम क्या करते हैं, वायु यानी कि वायु को जब खींचते हैं तो वह पेय पदार्थ नली के द्वारा, पाइप के द्वारा हमारे मुंह में जाता है, वो भी वायु के दाब के कारण होता है। कागज का उड़ना, अगर कहीं भी कागज फटा हुआ पड़ा है, अगर हवा चलती है तो वह कागज उड़ता है। तो वह क्यों उड़ता है बच्चों, वायु के दाब के कारण ही उड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी क्रियाकलाप दी हुई है। क्या करना है बच्चों, एक पतला सा कागज हमें लेना है। ठीक है, वह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो। यानी हम पतली सी कागज लेंगे और उसे हम, ये हमारा जो अंगूठा है और ये जो हमारी तर्जनी है, इसके बीच हम ऐसे इसको रखकर और क्या करेंगे बच्चों, मुंह से उस कागज के ऊपर फूकेंगे। जब उस कागज के ऊपर हम उसको फूकेंगे तो वह कागज क्या होगा बच्चों, ऊपर उड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यह क्यों होता है, हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब का घटना। तो जो हमने पढ़ा भी बताया था मैंने पाठ का सार, कि हवा का जब वेग बढ़ता है तो वायु का दाब जो होता है क्या होता है बच्चों, घटता है। जब कागज के ऊपर हम फूंक मारते हैं तो हमारा हवा क्या होता है बच्चों, बहुत तेज होता है। तेज होने से क्या होता है, कागज के ऊपर का जो दाब होता है, वायु दाब, वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह कागज जो है ऊपर उठने लगती है। तो हवा जितना ज्यादा तेज होगा वहां पर उस जगह वायु का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है बच्चों, कम होता है, यानी घटता है। ठीक है, तो यह क्रियाकलाप में यही दिया गया है। दूसरा क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए क्या करना है, हमें 2 बैलून लेना है। ठीक है, गुब्बारे लेना है 2, और उस गुब्बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना है बच्चों,
पानी डाल देना है। उसमें क्या करना है, दोनों बैलूनों में थोड़ा थोड़ा जल भरकर दोनों को फुलाकर धागे से बांध दीजिए। तो इन दोनों को फुलाना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और धागे से दोनों को एक पतली सी डंडी में क्या करना है बच्चों, बांध देना है। बांधने के बाद क्या करना है, इन दोनों गुब्बारों के बीच में क्या करना है बच्चों, फूंक मारना है। क्या करना है, हमें खूब तेजी से हमें फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हमें क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है। इस दूरी को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको आप करके देखिएगा तो इसका अनुमान जो है वो उल्टा आता है। यह गुब्बारा दूर नहीं जाता है, यह गुब्बारा और पास आता है। ये दोनों गुब्बारे फूंक मारने से क्या होते हैं बच्चों, पास आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पास आते। क्यों पास आते हैं कि यहाँ की जो बीच का वायु दाब है, जब हम फूंक मारते हैं तो यहाँ का वायु दाब कम हो जाता है और गुब्बारे जो है वो आपस में एक पास आते हैं, दूर होने के बजाय और पास आते हैं। तो यह कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हवा का वेग बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ का वायु दाब क्या होता है बच्चों, वह घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। तो जो हमने अभी पढ़ा कि हवा का जब वेग बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप 2, यानी कि यह जो क्रियाकलाप है, यह क्रियाकलाप में फूंकने पर देखा कि फूंकने पर कागज ऊपर की ओर उठता है। तो कागज क्या होता है बच्चों, ऊपर की ओर उठता है। जब फूंक मारेंगे तो कागज हमारा ऊपर की ओर उठेगा। तो क्या होगा बच्चों, जब उस कागज को हम ऊपर की ओर फूंक मारेंगे तो यह कागज ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जब हम फूंकते हैं तो कागज के ऊपरी क्षेत्र में फूंक के गति के कारण वायु दाब घटता है, जिसके कारण कागज स्वतः ऊपर खिंच जाती है। ठीक है, तो पतले से कागज को जब आप इस तरह से पकड़कर ऊपर हवा मारेंगे तो वह कागज ऐसे रहेगी और जब फूकेंगे तो वह कागज ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो यह क्यों होता है बच्चों की वायु दाब जो है वह घट जाता है। क्यों घट जाता है, हवा की तेज गति के कारण। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी एक क्रियाकलाप दी हुई है। क्या है बच्चों, एक क्रियाकलाप है। देखिए यहाँ पर दोनों किनारों पर नारियल झाड़ू की 2 सीखें लगाइए, फिर चित्रानुसार उन्हें पकड़कर जोर से दौड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कागज का एक पन्ना, धागा, गोंद। कागज के पन्ने को चित्र अनुसार इस प्रकार मोड़े कि हवाई जहाज के डैन जैसी आकृति बने। ठीक है, हमें हवाई जहाज जैसा एक कागज का आकृति बनाना है। बीच में धागा इस प्रकार पिरोए कि कागज धागे पर ऊपर नीचे आसानी से आ जा सके। एक धागा, देखिए यहाँ पर एक एरोप्लेन के चित्र जैसा हमें कागज का आकार बनाना है और इसमें एक धागा ऊपर से नीचे तक पिरो देना है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों किनारों पर नारियल झाड़ू की 2 सीख लगाइए, फिर चित्रानुसार उन्हें पकड़कर जोर से दौड़िए। और यहाँ पर कागज की इस धागे के ऊपर एक नारियल झाड़ू का सीख और एक यहाँ पे नारियल झाड़ू का सीख लाके इसे हमें तेज दौड़ना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 2 जैसी स्थिति है जिसमें कारण डैनुमा कागज ऊपर की ओर उठता है। तो क्या होता है, जब आप इस कागज को लेकर दौड़ेंगे इस तरह धागा लगाए हुआ, तो दौड़ने से क्या होगा बच्चों, हवा तेज चलेगी और हवा तेज होने से क्या होता है, ऊपर का वायु दाब कम होगा और यह कागज क्या होगा बच्चों, ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है, तो यही कारण हवाई जहाज के उड़ने एवं तेज हवा से छप्पर के उड़ जाने में लागू होता है। ठीक है, तो छप्पर क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि जब तेज हवा चलता है या आंधी चलता है तो ऊपर छप्पर की ऊपर की जो क्षेत्र होता है, ऊपर का जो स्थान होता है, वहां का वायुदाब कम हो जाता है, जिससे छप्पर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर हवा का वेग अधिक होता है। जब 2 जगह वायुदाब, एक जगह वायुदाब और दूसरी जगह का वायुदाब का अंतर ज्यादा होता है तो वहां हवा का वेग जो है, जो स्पीड कहते हैं, वह क्या होता है बच्चों, वो तेज होता है। परंतु वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा हो सकता है? तो कह रहा है कि वायु दाब कम और ज्यादा कैसे होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, वायु गर्म होने पर फैलती है। तो यह हम कैसे बताएंगे कि वायु गर्म होने पर फैलती है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है। मैं इस क्रियाकलाप को पढ़ने के बजाय आपको करके बताएं। यहाँ पर जो दिया गया है कैसे किया है मैं इसको बताती हूँ। हमें क्या करना है बच्चों, 1 2 3 मग लेना है, ठीक है। 3 गिलास या मग हम लेते हैं। एक में सामान्य जल डालना है। क्या डालना है बच्चों, हमें एक में सामान्य जल, एक में सामान्य जल मतलब जैसा पानी हम लोग पीते हैं वैसा सामान्य जल डालेंगे। इस मग में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग गर्म जल डालेंगे, ठीक है। और इस मग में क्या करेंगे हम लोग, खूब ठंडा जल, यानी एकदम बिल्कुल ठंडा, जैसे बर्फ मिलाया हुआ जल एकदम ठंडा होता है वैसा जल डालेंगे। अब क्या करेंगे, हम 3 छोटी छोटी बॉटल लेंगे, पतला, जिसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, ठीक है। पतली पतली बॉटल की नली लेंगे, कांच की नली लेंगे। इस नली में क्या करेंगे, जो नली का ऊपर का खुला हिस्सा होगा वहां हम 3 बैलून लगा देंगे। देखिए 1 2 3, तीनों नली में, तीनों बोतल में क्या करेंगे, बैलून लगा देंगे। अब क्या करेंगे, कुछ देर के बाद आप इसको जब देखिएगा तो आप क्या पाइएगा, आप क्या अवलोकन करिएगा। और इस तरह लगाकर हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। हम देखेंगे जो सामान्य जल में, जो हम पानी पीते हैं सामान्य जल, उसमें का जो बैलून है, जो बोतल पर बैलून लगाए वो जैसे लगाए थे वैसे का बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन जो गर्म जल में नली डालेंगे उसका जो बैलून होगा, क्या होगा बच्चों, वह बैलून जो है वो थोड़ा फूल जाएगा। देखिए यहाँ पर यह बैलून थोड़ा फूल गया है, क्योंकि सामान्य बैलून जैसे था वैसे का वैसे ही लटका हुआ है, लेकिन गर्म जल वाला बैलून जो है वो थोड़ा फूल गया है। और ठंडे जल में जो हमारा बैलून है बॉटल का, वह सिकुड़ गया है। क्या होगा बच्चों, वह सिकुड़ जाएगा। तो देखिए गर्म जल में क्या होता है कि जो बॉटल के अंदर जो वायु होगी, जो बॉटल के अंदर की जो वायु होगी वह गर्म होगी। गर्म पानी में डाला तो वो वायु क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। और गर्म होने से वो वायु फैलेगी और वह वायु ऊपर जाएगी और ऊपर जाके इस बैलून में भर जाएगी और यह बैलून का आकार जो है वह फूलकर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी ये बैलून फूल जाएगी। तो इससे यह साबित होगा कि गर्म करने पर जल जो है, वायु जो है वह फैलती है। गर्म करने पर वायु क्या होता है बच्चों, वह फैलती है। और ठंडे जल में वायु जो है वह क्या होता है बच्चों, वह सिकुड़ती है। तो यह इससे हमारा गतिविधि से ये हम प्राप्त करेंगे। अब हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पे जो समझाया, जो मैंने बताया है वही यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वायु गर्म होने पर फैलती है। अब एक क्रियाकलाप देखिए यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि वायु जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है। क्या होता है बच्चों, वायु जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, यानी गर्म हवा क्या होता है बच्चों, ऊपर उठता है। यहाँ पे देखिए दिया है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। यह हमारा 2 पॉइंट। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप ये है, क्या करना है, एक लकड़ी हमें सीधी लेनी है, 2 कागज की थैली है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, कागज की 2 थैली है। इस थैली को हम इस लकड़ी से दोनों तरफ, जैसे तराजू होता है उस तरह से हम इसे बांध देंगे। अब करना क्या है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े तथा ध्यान रखे कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। हम एक जलती हुई मोमबत्ती को एक थैली के नीचे रखेंगे और इन दोनों के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए बच्चों कि ये कागज की जो थैली है वह गर्म हो लेकिन जले नहीं वह। तो जब देखिए, जब ये थैली आपकी जो है यह जब गर्म होती है बच्चों, तो क्या होगा, यह थैली जो है वो ऊपर उठने लगेगी और इधर की थैली नीचे आ जाएगी। तो गर्म होने पर वायु जो है क्या होता है, हल्का होता है और वह हल्का होकर क्या होता है बच्चों, ऊपर उठता है। वायु क्या होता है, या गर्म होने पर ऊपर उठता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, उपरोक्त क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर हवा हल्का हो जाता है। अतः इससे पहले के क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप से हम ये कह सकते, हवा गर्म होने पर फैलती है जिसके कारण वह विरल हो जाती है अथवा वह ऊपर की ओर उठती है। तो हवा गर्म, यहाँ की जो हवा है बच्चों, जब मोमबत्ती से हम इस थैली के नीचे पर्याप्त दूरी पर जब मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा कि मोमबत्ती के और थैले के बीच में जो हवा होगी वह क्या होगी, हवा बच्चों, वहां की हवा गर्म होगी और वहां की हवा, वायु जब गर्म होगी तो वह वायु गर्म होने से ऊपर उठेगी और जब वह ऊपर उठेगी तो इस थैले को भी ऊपर उठाएगी और इसीलिए यह थैला ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। ठीक है।
अतः वह ऊपर की ओर उठ जाती है। धुआं ऊपर क्यों उठता है, इसके भी पीछे यही कारण है। ठीक है, जिस स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है और अन्य जगहों से वहां हवा आने लगती है। ठीक है, तो जब हवा वहां का गर्म होता है तो क्या होता है बच्चों, वह हल्का होता है, उसका घनत्व कम होता है और वह ऊपर उठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। तो यहाँ पे कुछ स्थिति दी हुई है जिसे हम पढ़ के इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। धरातल मतलब पृथ्वी का जो धरातल है, यानी जो धरा है, जो जमीन है। आप लोग ये जानते होंगे कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है। ठीक है, तो यह जो देखिए यहाँ पे आपकी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो यह रेखा है बच्चों, यह विषुवत रेखा कहते हैं, इसे ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस रेखा पर इसे इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं और यहाँ दिन और रात बराबर होता है। तो यहाँ का जो वायु, यहाँ पे जो सूर्य होता है बच्चों, यहाँ जो है सूर्य जो है अधिकतम ये जो उष्मा यहाँ पर इसे मिलता है, सबसे ज्यादा उष्मा किससे मिलता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उष्मा यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर मिलता है। इस कारण ये भूमध्य रेखा जो है बच्चों गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ की हवा ऊपर उठने लगती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 अक्षांश पट्टी पर ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठता है और जो जगह खाली हो जाता है गर्म होने के कारण, जो हवा वहां से चली जाती है ऊपर उठ जाती है, तो वह जगह खाली हो जाता है और वह जगह खाली होने के कारण जो क्या है बच्चों, ठंडी हवा वहां आने लगती है। क्या होती है बच्चों, ठंडी हवा वहां आने लगती है। इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांश बीच लागू होता है, जहां ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। तो यह बता रहा है कि कैसे हवा चलती है भूमध्य रेखा पर। तो सिंपल सी बात है कि इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश के पड़ने से सबसे ज्यादा यहाँ उष्मा मिलता है और ये गर्म होता है। गर्म होने पर यहाँ की हवा ऊपर उठती है और जब हवा ऊपर उठती तो वहां का जगह खाली हो जाता है और ठंडी हवा वहां पर आने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। देखिए बच्चों, ये हवाएं कौन सी हवाएं कहलाती हैं, व्यापारिक हवाएं कहलाती। अब ये हवाएं जो हैं व्यापारिक हवाएं क्यों कहलाती हैं? पुराने समय में व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। ठीक है, बहुत पहले क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, उनकी जो जहाज है बच्चों, इन्हीं हवाओं के कारण जो है वो आगे बढ़ते थे। तब जहाज पतवार वाले होते थे, हवा के सहारे ही चला करते थे। किसके सहारे चला करते थे बच्चों? हवा के सहारे चला करते थे। इन हवाओं के कारण जहाज चलाने के श्रम की बचत होती थी और इन हवाओं के चलने से हवाओं चलते थे और इसीलिए जो पतवार होते थे यानी कि जो जहाज चलाने में जो श्रम लगता था उससे बचत होता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश यानी थल और जल यानी जमीन और जल दोनों, गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र जो है बच्चों वह समुद्री जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि रेगिस्तान बहुत ज्यादा गर्म है। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। तो हवा जो है समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है, समुद्र से बहती है। समुद्रों से आने वाली हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी को हम मानसूनी हवा भी कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये जो हवाएं आती हैं समुद्र से, वह अपने साथ क्या लेकर आते हैं? जल वाष्प, यानी जल में
वाष्प होता है, उसे लेकर आते हैं और उसी से क्या होता है बच्चों, वर्षा यानी बारिश होती है। कहते हैं ना कि मॉनसून आ गया, तो उसे ये मॉनसूनी हवा कहते हैं। ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद दे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी काफी तेज हवाएं, अत्यधिक वर्षा दोनों की कई समस्या भी उत्पन्न होती है। ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतु और पादपों की क्षति पहुंचाती हैं। तो हमने देखा कि समुद्र से जो हवाएं आती है वो ठंडी हवा आती है और उसके साथ जल में क्या होता है बच्चों, वाष्प होता है, और जिससे क्या होता है, वर्षा होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंधी। आंधी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉर्म कहते हैं। काफी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं आंधी कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज देखा बच्चों कि वायु जब गतिशील होती है तो उसे हवा कहते हैं, और जब हवा बहुत तीव्र गति से चलती है, बहुत तेज चलता है, तो हम उसे आंधी कहते हैं। ठीक है, आंधी से होने वाले नुकसान की सूची तैयार कीजिए। आंधी से बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसकी सूची तैयार करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात, जिसे हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइक्लोन। गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वायु दाब क्या होता है, वह कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए, यह खाली जगह क्या हुआ, जब बच्चों गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वहां नीचे की जो गर्म हवा जब ऊपर चलेगी तो वहां का जगह क्या हो गया, खाली हो गया, जिससे खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती हैं। तो जब वह जगह खाली हो जाता है तो वहां तेज हवा क्या होता है बच्चों, वहां आने लगता है उस जगह को भरने के लिए। प्रबल वेग की हवा के आने से पुनः वायुदाब कम होता है। तो जब हवा आता है तो एक बार तो गर्म हवा ऊपर होके उठती है तो वायुदाब कम होता ही है, लेकिन जब तेज हवा आती है वहां तो भी वायुदाब क्या होता है बच्चों, कम होता है तथा अधिक तेज हवा आने लगती है। इस तरह एक चक्र बनने लगता है। वो बार बार क्या होता है बच्चों, गर्म हवा ऊपर उठती है, तेज हवा आती है, जब तेज हवा आती है तो फिर वायुदाब कम हो जाए और फिर वह वायु क्या है, फिर से वो गर्म होती है और फिर वह ऊपर उठती है। जब वह फिर ऊपर उठती है तो फिर जगह खाली होता है, फिर तेज हवा आती है, फिर वह तेज हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और इस तरह से बच्चों यह चक्र जो है चलता रहता है। क्या होता है बच्चों, यह चक्र बन जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार एक ही चीज बार बार, इसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं, अनेक बार होती है। इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब मतलब कम दाब, निम्न दाब मतलब कम दाब, वहां का दाब क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है। निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। क्या होता है, एक जगह जो है वहां पर दाब कम हो जाता है और तेज हवाएं आती हैं, उच्च वेग से जो तेज हवाएं आती हैं वह क्या होता है बच्चों, वह घूमते रहते हैं। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले लेती है। तो यह स्थिति कब होता है बच्चों, समुद्र के ऊपर ही ज्यादातर होता है, और क्या करता है, अपने चक्रवात में वो क्या करता है, बादल को भी ले लेता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होता है। तो यह चक्रवात जब स्थल यानी जमीन की ओर बढ़ता है तब तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां तेज हवाओं के साथ बारिश होता है। समझ में आया। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, आंधी और चक्रवात द्वारा होने वाले नुकसान। तो आंधी और चक्रवात से क्या क्या नुकसान होता है। चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाते हैं जो घरों, वृक्षों, आवागमन एवं संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देते हैं, यानी कि घर को ध्वस्त कर देते हैं, बहुत सारे वृक्ष गिर जाते हैं, आवागमन मतलब आने जाने पे सड़कों पे परेशानी होती है, और जो संचार प्रणाली मतलब जो अगर आप कहें कि जो फोन का नेटवर्क होता है, जो टेलीविजन का नेटवर्क होता है, जो रेडियो का नेटवर्क होता है, संचार जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह भी खराब हो जाता है, जिससे जान व माल की क्षति होती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, घर के वृक्ष के गिरने से, सड़कों पर तेज हवाएं चलने से, आंधी चक्रवात चलने से बहुत भारी नुकसान होता है।
कुछ प्रभावी सुरक्षा उपाय निम्न हैं। तो इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, चक्रवात आंधी तूफान से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। पहला, चक्रवात पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब बच्चों कई बार पता चल जाता है कि तेज आंधी आने वाली है, जो मौसम विभाग से हमें जानकारी मिलती है, जो पहले से हमें पता हो, अनुमान हो, उसे हम पूर्वानुमान कहते हैं। चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाए। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, जो चक्रवात पूर्वानुमान है उसकी सूचना तुरंत हमें लोगों को देनी चाहिए। सूचना को नजरअंदाज नहीं किया जाए। जो भी सूचना मिलती है कि आंधी तूफान या चक्रवात जैसी घटनाएं होने वाली हैं तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग किया जाए। विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाले सूचनाओं को ध्यान में रखकर उस पर अमल करें। तो जो भी कई बार इस तरह की घटनाएं जब होती तो बहुत सारी जानकारी दी जाती कि वहां से आप चले जाएं, वहां से आप हट जाएं, या आप लाइट का उपयोग ना करें, लाइट ना जलाएं आंधी तूफान में। तो जो भी हमें बताया जाता है उस पर हमें अमल करना चाहिए। इसी प्रकार के और भी उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप सोचकर या बड़ों से चर्चा कर आप बता सकते हैं। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर अमेरिका में ह्यूरिकेन, ठीक है, हरिकेन। उत्तर अमेरिका में जब चक्रवात आता है तो उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, हरिकेन के नाम से। पूर्व एशिया में जब चक्रवात आता है उसे हम किससे नाम से जानते हैं, टाइफून नाम से। क्या आप भी इस तरह के कुछ नामों से परिचित हैं? ठीक है, लेगा। देखिए हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर अपना पवन दिशा सूचक बनाएं। पवन दिशा सूचक का मतलब ये हमें दिशा बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, ये हमें जो है पवन की दिशा जानना बताएगा कि हवा कौन सी दिशा से बह रही है या चल रही है, ये हमें पवन दिशा सूचक बताता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड लेना है। क्या करना है बच्चों, आवश्यक वस्तुएं क्या क्या है देखिए, प्लास्टिक की छोटी मुंह वाली बोतल, प्लास्टिक स्ट्रॉ, बोतल से बड़ा स्ट्रॉ कितना बड़ा होना चाहिए बच्चों, बोतल से बड़ा, कार्डबोर्ड, कैंची, सेलोटेप, बाड़ू, चौड़ा बर्तन, चुंबकीय सुई, मार्कर, कलम, पेन। तो क्या करना है, हमें कार्डबोर्ड की तीर की आकृति में काटे। यह जो है बच्चों तीर की आकृति में कार्डबोर्ड काटा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉ को तीर के बीचों बीच चित्रानुसार लगाइए तथा उसे बोतल में रख दीजिए। तो एक स्ट्रॉ लेना है, जो स्ट्रॉ जिसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिस स्ट्रॉ से पीते हैं उसे स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रॉ लेना है और स्ट्रॉ को हमें तीर के बीचों बीच बोतल में इस तरह से डाल देना है। अब बोतल को चौड़े बर्तन में रखकर, बोतल को क्या करना, चौड़े बर्तन में रखकर इस प्रकार भरिए ताकि बोतल हिल ना पाए। तो क्या करना है, हम एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें बालू लेना है और उस बालू में हमें क्या करना है, बोतल को रखकर और बालू से इसे भर देना है। अब क्या कह रहा है, चुंबकीय सुई की मदद से, ठीक है, चुंबकीय सुई की मदद से बोतल या बर्तन पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के लिए क्रमशः मार्कर से लिख दीजिए। इस प्रकार आपका पवन दिशा सूचक तैयार है। तो हमें क्या करना है, मार्कर से आप बोतल पे और नहीं तो बर्तन पर आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह से हमें लिख देना, जिसके जो दिशा जिस तरफ होगा। मान लीजिए कि जो चित्र है यह दिशा जो है वह पश्चिम है और इधर की जो दिशा बर्तन की तरफ की जो दिशा है वह पूरब है। तो इस तरह से हमें ये चारों दिशा जो है बर्तन पे नहीं तो आप बोतल पे चारों तरफ लिख देंगे। तो ये आपका पवन दिशा सूचक तैयार हो जाएगा। जब पवन यानी जब हवा चलेगा तो वह किस दिशा में है, यह हमें तीर उस दिशा में रहेगी और यह तीर हमें बताएगा कि यह पवन दिशा, पवन जो है, हवा जो है वो किस दिशा में है। तो हमारा यह चैप्टर आज यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका खत्म हुआ और जो है इसके बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर जो है अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को बनाएंगे।